विद्यार्थियों, इसमें आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण, इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। और ये व्याकरण क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों के लिए होगा, क्योंकि तीनों क्लासों की बुक में जो हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण, वो सब में एक ही है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने भाषा और उसके रूप को समझा था। भाषा क्या है ये भी आपको बताया गया था, भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी आपने समझा था। आज देखें आप लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए आप लोग भाषा में क्या पढ़ रहे थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक बात और जान लीजिए कि ये मातृभाषा क्या होती है, यानी वह भाषा जिसे हम घर में बोलते हैं मातृभाषा कहलाती है। हिंदी कई परिवारों की मातृभाषा है। प्रादेशिक भाषा क्या कहलाती है, प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब राजभाषा, हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का नाम दिया गया है। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, पूरे राष्ट्र की बोली जाने वाली भाषा है। ये हो गई आपकी भाषा। अब आप समझे बोली। अभी आपको हमने बताया प्रादेशिक भाषा, आपने सुना होगा। तो प्रादेशिक भाषा ही बोली का दूसरा रूप है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे भाषा हिंदी ये राष्ट्रभाषा पूरे देश का है, और बोली अपने एक क्षेत्र का। जैसे हम लोगों की बोली क्या है, भोजपुरी अवधी मिक्स होती है। तो बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता है, इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है। हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली आदि। अच्छा आगे देखें, भाषा और बोली में अंतर ये समझा दिया गया है यहाँ पे। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है और बोली केवल बोली जाती है। और यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य में परस्पर व्यवहार, जैसे हम लोग आपस में घर में बात करते हैं, आपके पेरेंट्स, वो इस तरह से वो बोली हो गई। अब विभिन्न भाषाएं। आज हिंदी संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली, हिंदी संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यानी पूरे संसार में हिंदी तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। अनेक देशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई दी जाती है। तो इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएं बोली समझी लिखी जाती हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा, चीनी में चीनी भाषा, रूस में रूसी भाषा, और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच जिसे कहते हैं। और इस तरह से तमाम देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं लिपि। ये लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। पहले भाषा का रूप केवल मौखिक था, केवल बोलचाल के द्वारा ही एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते थे, अपनी बात को अपने दूसरे कानों तक पहुंचाते, सिर्फ बोल करके। पहले लिखित भाषा नहीं होती थी, क्योंकि लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। लिपि का मतलब किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है, जो आप लोग चिन्ह प्रयोग करते हैं, जिसे आज अक्षर कहा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हमारे हिंदी में अ से ज्ञ तक लिपि है, इंग्लिश में ए से जेड तक की लिपि है। तो इस प्रकार जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, जिस प्रकार से लाइन खींचते हैं, मिलाते हैं, और ये तमाम उसमें प्रक्रियाएं करते हैं, तो उस चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं।
आ समझ में? तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में आप लिखते हैं वही लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, देवनागरी की इन सब की देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और उर्दू की लिपि है फारसी, और पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। तो अब इसमें और भी अभी कुछ बातें बाकी रह गई हैं, आप सुन लीजिए उसको। व्याकरण है। व्याकरण का आपको पहले ही जब आपको व्याकरण शुरू किए थे पिछले वीडियो में, तभी हम आपको व्याकरण की परिभाषा बता दिए थे। यानी व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना समझते हैं। अब भाषा के व्याकरण के जो 3 स्तरों पर बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में जिस भाग में वर्णों के विषय में विचार किया जाता है, अक्षरों के विषय में, जैसे ऐसे किया था उसको वर्ण विचार कहते हैं। जिसमें शब्दों पर विचार किया जाता है शब्द विचार कहा जाता है, और जिसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। उसके बाद आता है साहित्य। सभी विषयों के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। सभी विषयों के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। साहित्य को गद्य और पद्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और आप लोग इसको पहले चैप्टर को पूरा करेंगे। हर हाल में आप लोग पूरा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना है।